10 और सेक्शन 11 इन पर बात शुरू होगी और ये दोनों सेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। यूं मान लें कि सेक्शन 10 सेक्शन 11 से पहले रखा गया है और जब तक उसे ना समझा जाए तब तक सेक्शन 11 नहीं समझा जा सकता। इसीलिए 10 और 11 एक साथ और लगभग वही बातें कही गई, कुछ थोड़े से अंतर है और इन पर सवाल जरूर बनेंगे। इसे रेस सब जुडिस ये प्रिंसिपल कहा जाता है, यह विचाराधीन न्याय का सिद्धांत ये कहा जाता है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विचाराधीन न्याय ये सीपीसी के किस सेक्शन में है, यह रेस सब जुडिस इससे कौन सा सेक्शन संबंधित है। क्योंकि आपसे प्री में जो कुछ पूछा जाता है वो बहुत निहायतन दो कौड़ी की चीजें होती हैं। यह अलग बात है कि प्री निकलता है नहीं निकलता, उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। उसका कारण यह भी हो सकता है कि आपकी जीएस इतनी खराब हो कि ना निकलना हो, लेकिन यह एकदम ठीक है कि प्री के प्रश्नों में कोई बहुत गहराई ये बिल्कुल नहीं होती, वो बहुत सामान्य, बहुत साधारण, और बहुत सामान्य बहुत साधारण कहने का अर्थ ये कि खराब निहायतन दो कौड़ी के, ये हम कह नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि भाषा ठीक रहनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सामान्य और बहुत ही साधारण ये सवाल होते हैं प्री में, इसलिए ये भी पूछ देते हैं कि रेस सब जुडिस ये किस सेक्शन में है, रेस जुडिकेटा ये किस सेक्शन में है। तो रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 और रेस सब जुडिस सेक्शन 10। यह विचाराधीन न्याय ये सेक्शन 10, प्रांग न्याय ये सेक्शन 11। और ये बातें हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंटों के साथ यही दिक्कत रहती है, क्योंकि हमारे साथ यही दिक्कत है। हम बहुत कॉन्सेप्चुअल इस पर यह बात करते हैं, बहुत जो फॉर्मल बहुत ही सामान्य बातें होती हैं वो न कभी बताते हैं न कभी उस पर बोलते हैं। तो मालूम पड़ा ये कि जो बहुत गहराई बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल किया गया वो तो हल कर लिया, और जो निहायतन सामान्य था वो गलत हो गया, और जो निहायतन सामान्य था वो उनका सही होगा जो मूर्ख होंगे, और मालूम पड़ा उनका सिलेक्शन हो गया और ये बाहर हो गया। इसलिए हमने ये बातें कही है कि रेस सब जुडिस या विचाराधीन न्याय है ये सेक्शन 10 में है, और प्रांग न्याय या रेस जुडिकेटा ये सेक्शन 11 में है। दोनों सेक्शंस जब हम लोग देखेंगे तो दोनों की भाषा, दोनों में प्रयोग किए गए शब्द एक समान है। दोनों दो सूटों की बात करेंगे, क्योंकि दोनों में दो सिविलवाद, ठीक है, समवर्ती अधिकारिता के न्यायालयों में ठीक है स्थापित किए जाएंगे, संस्थित किए जाएंगे। समवर्ती अधिकारिता, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि दोनों न्यायालयों को उस बात के संबंध में धनीय, स्थानीय और विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता प्राप्त। जब ऐसा दो न्यायालयों को होता है एक साथ,
तो ऐसे न्यायालयों को कॉन्क्यूरेंट जुडिक्शन यानी समवर्ती अधिकारिता का न्यायालय कहते हैं। जहां तक धनी अधिकारिता का सवाल है, तो आपको मालूम है कि धनी अधिकारिता ये निश्चित होती है न्यायालयों की। इस समय हमें उस प्राधिकारी का नाम ठीक है मालूम नहीं है, संभवतः उच्च न्यायालय होगा। हाँ, उच्च न्यायालय, ठीक है, जो न्यायालयों की धनी अधिकारिता को निश्चित करता है। ठीक है ना, कि न्यायालय कितनी विषय वस्तु, कितनी मूल्यांकन की विषय वस्तु के संबंध में मुकदमा सुन सकेंगे, इसका निर्धारण उच्च न्यायालय करता है। उन्होंने मान लीजिए निर्धारण कर दिया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन 5 लाख रुपए जिस विषय वस्तु का मूल्यांकन है उसके संबंध में मुकदमा सुनेंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सुनेंगे ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा अगर निर्धारित किया है तो इलाहाबाद की उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर जितने सिविल जज जूनियर डिवीजन हैं सारे के सारे 5 लाख रुपए जिस विषय वस्तु का मूल्यांकन है उसके संबंध में मुकदमा सुनेंगे। इसका मतलब धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से पूरे उत्तर प्रदेश के सिविल जज जूनियर डिवीजन समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अधिकारिता विषय वस्तु के मूल्यांकन के दृष्टिकोण से 5 लाख रुपए निर्धारित हो गए। दूसरा, जब हम लोग स्थानीय अधिकारिता इसके संबंध में बात करेंगे, कहां 16 से लेकर 20 तक, तो 16 स्थावर संपत्ति, इसके संबंध में न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात करेगी। 16, 17 और 18 तीनों। और जहां तक 19 का सवाल होगा वो शरीर के प्रति और जंगम संपत्ति इसके प्रति किए गए अपकृत्यों के संबंध में जुडिक्शन की बात करेगी। ठीक है ना, और 20 अन्य प्रकार के वादों के संबंध में स्थानीय अधिकारिता की बात करेगी। क्योंकि जो सिविल सूट फाइल होगा वो संपत्ति संबंधी और पद संबंधी ये प्रश्न जब अंतर्ग्रस्त होंगे तब फाइल होगा। और संपत्ति संबंधी प्रश्न संविदा से संबंधित मामलों में भी अंतर्ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है ना, और संविदा का मामला न तो 16 से लेकर 18 तक आया और न 19 में आया। ठीक है ना, 19 में हमने कहा शरीर के प्रति और जंगम संपत्ति के प्रति जो अपकृत्य किए जाएंगे उनसे संबंधित स्थानीय अधिकारिता का निर्धारण धारा 19 के प्रावधानों के मुताबिक होगा। और जहां तक स्थावर संपत्ति, इसके संबंध में चाहे स्थावर संपत्ति के विभाजन का मुकदमा हो, चाहे स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्य का मामला हो, कुछ भी हो, स्थावर संपत्ति के संबंध में एडजुडिकेशन होना है तो जो निर्णायक प्राधिकारी है यानी एडजुडिकेटिंग कोर्ट जो है उसका निर्धारण हम कहां करेंगे? 16, 17 और 18। लेकिन संविदा, घोषणात्मक आज्ञप्तियां, और आपको मालूम है जैसे मैट्रिमोनियल जुडिक्शन, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें भी मेरा ख्याल है धारा 21A या B ये होगी जो सीपीसी को एप्लीकेबल कर देती है। कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी वो वे सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से विनियमित होंगी। यही स्थिति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। ठीक है, वहां भी कहता है, सेक्शन 5 है कि सिविल प्रक्रिया संहिता इसके द्वारा विहित तरीके से आप स्वत्व के आधार पर अचल संपत्ति का प्रत्युद्धरण यानी रिकवरी ये कर सकते हैं। अचल संपत्ति का प्रत्युद्धरण क्या होता है, क्या है सेक्शन 5, ये सारे वो बताना इस समय मेरा लक्ष्य नहीं है। वो जो भी है
लेकिन देयर आर सो मेनी प्रोविजंस, ठीक है, विच आर गिविंग द जुडिक्शन टू द सिविल कोर्ट, ठीक है। और वे अधिनियम न तो अचल संपत्ति से संबंधित है और ना ही शरीर और जंगम संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्य से संबंधित है। तो वे अधिनियम जो क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को देंगे, जब उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाद कारण पैदा होगा, तब आपकी सहायता स्थानीय अधिकारिता को विनिश्चित करने के दृष्टिकोण से न तो 16, 17, 18 कर पाएंगी, न 19 कर पाएगी। तब एक अन्य सेक्शन की जरूरत पड़ेगी और वो सेक्शन 20 है, ठीक है, जो रेज्यूटरी, यानी जो 16, 17, 18 और 19 के बाद जितने प्रकार के वाद कारण बच गए जो सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य हैं, उनके संबंध में स्थानीय अधिकारिता को विनिश्चित करने के संबंध में प्रावधान करता है। तो जब 16, 17, 18, 19 और 20 इनके अनुसार आप स्थानीय अधिकारिता का विनिश्चय ये करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां एक से अधिक न्यायालय भी हो सकते हैं जिन्हें मामले में स्थानीय अधिकारिता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं 16 का ही। आप एक स्टेट, संपदा अलग बात है, संपदा की अंग्रेजी क्या है? स्टेट, कहते फैक्ट्री स्टेट, ठीक है, और प्रॉपर्टी या संपत्ति ये अलग बात है। स्टेट संपत्तियों का सामूहिक स्वरूप है और प्रॉपर्टी या संपत्ति स्टेट में शामिल एकल इकाई है, ठीक है। फैक्ट्री स्टेट, जब आप प्रवेश करते हैं तो इधर क्वार्टर बने हैं, इधर मैदान बना है, इधर फैक्ट्री बनी हुई है, ठीक है, इधर फैक्ट्री का क्लब बना हुआ है, इधर फैक्ट्री की कैंटीन बनी हुई है। ये सब संपत्तियां हैं और ये सब मिलकर फैक्ट्री स्टेट बना रही है, संपदा बना रही है, ठीक है। और संपत्ति जब इंडिविजुअली आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं, ये क्वार्टर वो भी संपत्ति है, उसका पड़ोस वाला क्वार्टर वो भी संपत्ति है। स्टेट में कई सारी संपत्तियां मोर देन वन शामिल होती हैं, संपत्तियों का सामूहिक स्वरूप, ये स्टेट कहलाता है। अब स्टेट ऐसी भी हो सकती है जिसकी संपत्तियां एक जिले की सीमाओं में स्थित न हो, ऐसी भी हो सकती है, अर्थात अनेक जिलों की सीमाओं में स्थित है और उनका फलानी स्टेट के राजकुमार है, तो उस स्टेट की जो संपदा है वो एक जिले में नहीं होगी, कई जिलों में होगी, ठीक है। अब उस स्टेट की जो संपदा है, क्योंकि वो कई जिलों में, तो उस स्टेट के संबंध में अगर कोई वाद कारण पैदा हुआ, यही पैदा हो गया कि संपूर्ण स्टेट का स्वामी कौन, ठीक है, तो पद संबंधी मामला और संपत्ति संबंधी मामला दोनों पैदा हो गए, ठीक है ना। तो सिविल सूट फाइल होगा, लेकिन कहां फाइल हो, कहां फाइल हो, क्योंकि स्टेट की जो संपदा है वो तो अनेकों जिलों में है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में धारा 17 उपबंध करेगी, जो भी करेगी उसके विस्तार में हम इस समय नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस समय उसकी चर्चा प्रासंगिक है, हम उसी पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यह कह सकते हैं कि इस समय स्थानीय अधिकारिता की चर्चा आनुषंगिक है, कोलेटेरल है, एंसिलरी है, ठीक है ना। डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इस समय इन इशू नहीं है, ठीक है।
जो स्थानीय अधिकारिता की चर्चा है वो इस समय डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इशू नहीं है। ये शब्द जानबूझकर हमने उपयोग किया क्योंकि अभी सेक्शन 10 और 11 जब हम बात करना शुरू करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग वहां होगा। हमने अब तक कहा हम एक भी शब्द अनावश्यक नहीं बोलते हैं। तो डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इशू चीजें कब होती हैं, कैसे होती हैं, उसकी भावभूमि हम आपके मन में निर्मित करना चाहते हैं। इसलिए बता रहे कि इस समय स्थानीय अधिकारिता या इस समय आपकी धनी अधिकारिता या इस समय समवर्ती अधिकारिता, इसकी जो चर्चा चल रही है वो कोलैटरल है, एंसिलरी है, आनुषंगिक है, डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इशू नहीं है। डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इशू तब होगी जब हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है ना। इस समय हमारे समक्ष जो विचार का विषय है वो तो सेक्शन 10 और 11, उनको समझने के लिए हम समवर्ती अधिकारिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां वेदर दैट इज सेक्शन 10 और 11 दो सूट, इनके संबंध में चर्चा चलेगी और दोनों सूट कॉन्क्यूरेंट जुडिक्शन, समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय या तो इनके द्वारा सुने जा रहे होंगे या उनमें से एक विनिश्चित हो चुका होगा, ठीक है ना। समवर्ती अधिकारिता, तो समवर्ती अधिकारिता का न्यायालय क्या होता है इन रेफरेंस रेस जुडिकेटा एंड रेस सबजुडिस, ठीक है ना। ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। संदर्भ क्या है रेस जुडिकेटा और रेस सबजुडिस का? संदर्भ ये है, उस संदर्भ में हम कॉन्करेंट जुडिक्शन इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं और कॉन्करेंट जुडिक्शन जानने के प्रयास में स्थानीय अधिकारिता और धनी अधिकारिता इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धनी अधिकारिता के संबंध में कहा गया कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित हुई तो उच्च न्यायालय की जो स्थानीय अधिकारिता है उसके भीतर आने वाले सभी सिविल जज जूनियर डिवीजन या सभी सिविल जज सीनियर डिवीजन तो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित धनी अधिकारिता का उपयोग करेंगे। इसलिए धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से वे सभी समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय समझे जाएंगे। अब बात स्थानीय अधिकारिता की हो रही, तो जहां तक सवाल स्थानीय अधिकारिता का है तो हम संपदा के उदाहरणों को लेकर बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। एक संपदा में कई संपत्तियां हो सकती हैं और वे सारी संपत्तियां एक ही जिले में स्थित हों, जरूरी नहीं है। अगर उन संपत्तियों को लेकर कोई सवाल पैदा हुआ है तो सवाल यह उठेगा कि कहां, किस कोर्ट में मुकदमा लाया जाए। तो धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो 6 और 15 ये आपका संवेद मैंडेट, ठीक है, अभिव्यक्त करेंगे कि सबसे निचला सिविल न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। न सिर्फ सबसे निचला सिविल न्यायालय हो बल्कि धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से वो संपूर्ण संपदा के संबंध में मुकदमा सुनने के लिए अधिकृत ये भी हो, तभी तो बन पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 6 कहेगी कि अगर मामला आपकी धनी अधिकारिता से ऊपर जा रहा है तो आप सुन ही नहीं सकते, और 15 कहेगी कि सबसे निचला सिविल न्यायालय ये हो। तो सबसे निचला ऐसा सिविल न्यायालय जो धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से संपूर्ण संपदा, सारी स्टेट, इसका जो मूल्यांकन है उसके संबंध में मुकदमा सुनने के लिए अधिकृत होना चाहिए, तभी उस न्यायालय को इस स्टेट के संबंध में लाए गए मुकदमे पर धनी अधिकारिता प्राप्त है ये कहा जा सकेगा, अन्यथा कहा ही नहीं जा सकता। तो हमें विचार करना होगा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन ऊपर तो प्रतिबंध है, उत्तर प्रदेश में कि 5 लाख से अधिक नहीं सुन सकते। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय
और सिविल जज सीनियर डिवीजन, इनकी धनी अधिकारिता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मीनिंग देयर बाय देयर आर 3 कोर्ट्स in which we can institute the suit in regard of that state. अब हमें तय करना है इन तीनों न्यायालयों में सबसे निचला कौन सा है, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन। मीनिंग देयर बाय धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से यह तय हो गया कि यह मामला अब सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां आएगा, ठीक है। और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अधिकारिता पूरे उत्तर प्रदेश में एक बराबर है। धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से समवर्ती न्यायालय कौन से, सिविल जज सीनियर डिवीजन के इन संपदाओं के संबंध में, इन संपत्तियों के संबंध में। अब सवाल यह आएगा कि धनी अधिकारिता ये किसको है, क्योंकि धनी अधिकारिता भी होनी चाहिए। तो धनी अधिकारिता जो हम तय करेंगे तो 17 इसके आधार पर तय करेंगे। जब 17 हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे मालिका है कि इस संपदा में समाहित संपत्तियों में कोई भी जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में स्थित है वह न्यायालय यदि धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से संपूर्ण स्टेट के संबंध में मुकदमा सुनने के लिए अधिकृत है, तो भले ही इसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं में एक संपत्ति ही स्थित है, इस संपदा को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली संपत्तियों में से केवल एक इस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में स्थित है, फिर भी यह न्यायालय संपूर्ण संपदा के संबंध में मुकदमा सुन सकेगा। अब मानिए इस स्टेट की एक संपदा शाहजहांपुर में स्थित है, तो धनी अधिकारिता के दृष्टिकोण से सिविल जज सीनियर डिवीजन इस संपदा के संबंध में धनी अधिकारिता रखते हैं। तो धारा 17 के प्रभाव से, ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन शाहजहांपुर इस न्यायालय के इस विषय वस्तु के संबंध में मुकदमा सुनने के लिए सक्षम होगा। लेकिन इस संपदा की अन्य संपत्तियां बरेली, हरदोई, लखनऊ, कानपुर आदि अन्य शहरों में स्थित है, तो उन सभी जिलों के सिविल जज सीनियर डिवीजन भी इस संपूर्ण संपदा के संबंध में मुकदमा सुनने के लिए अधिकृत हैं, ठीक है ना, क्योंकि धनी अधिकारिता भी उनके पास है और धारा 17 के मुताबिक स्थानीय अधिकारिता भी उनके पास है, ठीक है। कुल मिलाकर हालांकि धारा 17 में और भी चीजें लिखी हैं, लेकिन जितना प्रासंगिक, इसीलिए कहते हैं जब मैटर डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इश्यू होता है तब बात के हर आयाम पर, बात के हर बिंदु पर चर्चा होती है, और जब एंसिलरी होता है मामला, इन इश्यू या आनुषंगिक तौर पर इन इश्यू होता है, तो सारे आयामों पर चर्चा नहीं चलती, जितना जरूरी है उतनी चर्चा चलती है। इसीलिए जब तक मैटर डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इश्यू न रहा हो तब तक ना तो 10 लागू होती है ना 11 लागू होती है, ठीक है। उसका कारण ही यही होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहां जो चर्चा चली उसमें हमने 16, 17, 18 सबको नहीं छुआ, इवन 17 को भी पूरे तौर पर नहीं छुआ, जितना जरूरी था उतना ही छुआ, क्योंकि यहां धारा 17 डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इश्यू नहीं है, जितना सारी बातचीत को समझने के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही छुआ। कुल मिलाकर जो स्थिति उभरी, वो स्थिति यह उभर आई कि देयर में बी मोर देन वन कोर्ट्स which may have the jurisdiction, ठीक है, in regard of this property, meaning thereby all these courts will be considered by us as a court of concurrent jurisdiction। ये समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय हुए, क्योंकि इन सभी को धारा 6 और 15 के मुताबिक जुरिडिक्शन है, धारा 17 के मुताबिक भी जुरिडिक्शन है, और धारा 9 के मुताबिक भी जुरिडिक्शन है, क्योंकि
धारा 9 विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता की बात करती है, और चूंकि मामला प्रत्यक्षता संपत्ति से संबंधित है, इसलिए धारा 9 के स्पष्टीकरण 2 के मुताबिक, ठीक है ना, यह एक सिविल मामला हुआ, ठीक है, स्पष्टीकरण 1 और 2 के मुताबिक, दोनों के मुताबिक, और धारा 9 के मुताबिक सभी सिविल प्रकृति के वादों का संज्ञान लेने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, और सिविल प्रकृति के बाद में सिविल वाद शामिल है। हां, सिविल वाद में सिविल प्रकृति के वाद शामिल नहीं होते, ठीक है, ये बात हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो एक बात तय हो गई कि देयर आर मोर देन वन कोर्ट्स who have the jurisdiction in regard of this property according to section 6, 15, 17 and 9। तो इन सारे न्यायालयों को हम क्या बोलेंगे? समवर्ती अधिकारिता का न्यायालय, कॉन्करेंट जुडिक्शन के कोर्ट, ठीक है ना। यानी समवर्ती अधिकारिता का न्यायालय हम किस न्यायालय को कहते हैं? जो उस न्यायालय के समान ही विषय वस्तु के संबंध में अधिकारिता रखता है, ठीक है, जिसने पूर्व में उसी विषय वस्तु के संबंध में कोई निर्धारण किया है, ठीक है ना। कानपुर का न्यायालय इस स्टेट के संबंध में निर्धारण कर सकता है, शाहजहांपुर का न्यायालय भी कर सकता है, हरदोई का भी कर सकता है, ठीक है ना। शाहजहांपुर सिविल सीनियर डिवीजन अगर कर सकते हैं तो हरदोई वाले भी तो कर सकते हैं, क्योंकि जुडिक्शन उनको भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस संपदा के संबंध में निर्णय होना है, ठीक है, तो फिर कई बातें हो सकती हैं। इस संपदा के स्वामी के संबंध में निर्णय होना है, इस संपदा के प्रबंधक के संबंध में निर्णय होना है, इस संपदा के स्वामी और प्रबंधक के संबंध में निर्णय होना है। भाई कई बार ऐसा होता है कि प्रबंधन स्वामी स्वयं करता है संपत्ति का, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रबंधक अलग है और स्वामी अलग है, ठीक है। भाई बातें तो दोनों रहती हैं, और प्रबंधक का हक अलग है, प्रबंधक का टाइटल अलग है, प्रबंधक का स्वत्व अलग है। हक, टाइटल, स्वत्व एक ही बात है। आप किसी भी संपत्ति में जो हित रखते हो, ठीक है ना, वही हित आपका स्वत्व कहलाता है, ठीक है। आपका हित किसी भी संपत्ति में अलग प्रकार का होता है। जैसे आपने किसी संपत्ति में स्वामित्व का हित रखा, ठीक है ना, स्वामित्व का हित रखा, मीनिंग देयर बाय आप उस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, अनन्य, यानी सबको वंचित करके, सबको वंचित करके, अर्थात अन्य कोई उस संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा, आप ही करेंगे, या अन्य करेगा तो आपकी परमिशन। अनन्य का अर्थ यही है, अन्य को वंचित करके, अन्य को वर्जित करके आप संपत्ति अपने कब्जे में रख सकते हैं, अनन्य कब्जे में, अन्य को अपवर्जित करके संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं, संपत्ति को अंतरित कर सकते हैं। जब चाहे ट्रांसफर कर दे, आपकी है, ट्रांसफर कर दे तो संपत्ति थोड़ी ट्रांसफर होगी, संपत्ति में जो आपका हित है वो ट्रांसफर होगा। और आपका हित यही है कि अंतरण का हित, उपभोग का हित, और अगर कानून इजाजत दे तो संपत्ति को नष्ट करने का हित। ये तीन हित आपके हैं स्वामी के नाते। जब आप अपना स्वामित्व ट्रांसफर करेंगे तो ये तीन हित ही ट्रांसफर करेंगे, संपत्ति तो अपनी जगह रहेगी, ठीक है ना। ये संपत्ति जैसी है वैसी ही रहेगी, आप अपना हित ये ट्रांसफर कर देंगे। और जब आप अपना हित ट्रांसफर करेंगे तो क्या कहा जाएगा? आपने अपना स्वत्व ट्रांसफर कर दिया है, और जिसको ट्रांसफर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? स्वत्वधारी।
ठीक है ना। और आप अभी क्या है, आप भी स्वत्वधारी हैं। अगर आप स्वत्वधारी न हो तो ट्रांसफर क्या करेंगे? आपके पास जो है वही तो ट्रांसफर करेंगे। आपके पास स्वत्व हो ही ना तो क्या ट्रांसफर कर देंगे? तो आप भी स्वत्वधारी, आप अपना स्वत्व ट्रांसफर कर देंगे तो वो स्वत्वधारी हुआ। और आपके इस स्वत्व का प्रकार क्या है? आपके इस स्वत्व का प्रकार स्वामित्व का है। इसलिए ठीक है ना, आप भी स्वामी थे और अब वो स्वामी हो गया, तो आपने स्वामित्व का हित इसमें रखा है, इस संपत्ति में। आप स्वामित्व के स्वत्वधारी थे। इनमें से कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। और चूंकि जब आप ट्रांसफर करेंगे तो एक विशेष प्रक्रिया ये अडॉप्ट होगी। उस समय उस प्रक्रिया के संपादन के समय आप क्या कहलाएंगे? अंतरणकर्ता। ठीक है ना। और वो क्या कह रहा है, कहलाएगा? अंतिरति। ठीक है ना। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भाषा है। ठीक है। अब इस संपदा के संबंध में लिटिगेशन है। जब इस संपदा के संबंध में लिटिगेशन है तो दो ऐसे व्यक्तियों के बीच हो सकता है जो ये कह रहे हैं कि हम इस संपत्ति के स्वामी हैं। ठीक है, डिसाइड हो गया एक स्वामी नहीं है। अब दूसरा लिटिगेशन उसी संपत्ति के संबंध में आ रहा है, उसी संपत्ति के संबंध में। लेकिन और उन्हीं व्यक्तियों के बीच आ रहा है, उन्हीं व्यक्तियों के बीच है। लेकिन अब एक कह रहा है कि हम इसके प्रबंधक हैं। ठीक है, हम इस संपत्ति के प्रबंधक हैं। तो ये ठीक है कि व्यक्ति के तौर पर, यानी एक नेचुरल पर्सन के तौर पर, प्राकृतिक व्यक्ति के तौर पर वे दोनों व्यक्ति एक ही हैं। प्राकृतिक व्यक्ति के तौर पर वे दोनों एक व्यक्ति हैं। लेकिन विधिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से दोनों बदल चुके हैं। अब एक और स्वामी है, एक और प्रबंधक है। ठीक है, अब बात बदल चुकी है। एक और स्वामी है, एक और प्रबंधक है। ठीक है, इसलिए उसी संपत्ति के संबंध में मुकदमा है। अब वो प्रबंधक, अब एक प्राकृतिक व्यक्ति कह रहा है कि हम इस संपत्ति के प्रबंधक हैं और ये मेरी तनख्वाह नहीं दिए हैं 20 महीने से। ठीक है, ये स्वामी है, ठीक है, हम प्रबंधक, मेरी तनख्वाह तो दो। तो आप ये नहीं कहोगे कि सब सेम लिटिगेशन है, सेम प्रॉपर्टी के संबंध में लिटिगेशन है, सेम पार्टीज के बीच है, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टिकोण से वे दोनों एक ही हैं। प्राकृतिक व्यक्ति के तौर पर जब उन दोनों को देखा जाएगा तो दोनों एक हैं। लेकिन कानून में व्यक्ति के पास कई व्यक्तित्व हो सकते हैं। ठीक है ना। उस समय दोनों स्वामी के व्यक्तित्व का दावा कर रहे थे। डिसाइड हो गया कि अमुक व्यक्ति के पास स्वामित्व का व्यक्तित्व है, स्वामी का व्यक्तित्व है, आपके पास नहीं है। लेकिन उस समय कोई निर्णय इस एक व्यक्ति के प्रबंधक के व्यक्तित्व के बारे में नहीं हुआ था। ठीक है, प्रबंधक का व्यक्तित्व यह तय नहीं हुआ था उस समय। अब वो प्रबंधक के व्यक्तित्व के नाते दावा कर रहा है। तो नो डाउट यू मे से, हम कह रहे हैं, मैं संभावना को एक्सप्रेस करता है। यू मे एक्सप्रेस, यू मे से कि द लिटिगेशन इज रनिंग अंडर द सेम पर्सन। लेकिन यह बात आपकी सही नहीं है, सेम पर्सन नहीं है ये। अब नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेम है। ठीक है, बट ये कानून के दृष्टिकोण से दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। अब एक स्वामी है, एक प्रबंधक है। प्राकृतिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से ये एक ही व्यक्ति होंगे, लेकिन क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसे सेम पार्टी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब यह भी हो सकता है ये प्रबंधक मर गया,
जो प्रबंधक होने का दावा कर रहा है वो मर गया, उसकी 20 महीने की तनख्वाह बकाया थी, तो अगर 20 महीने की तनख्वाह बकाया थी तो 20 महीने की तनख्वाह उसकी संपत्ति है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी संपत्ति का भाग हो चुकी है, आपने दी नहीं है। तो उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं वे प्रबंधक की जो हैसियत थी उस हैसियत के अंतर्गत दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। दे आर क्लेमिंग, अगर उनकी ओर से मुकदमा लाया जाए तो वो ये कहा जाएगा कि दे आर क्लेमिंग, ठीक है ना। कैसे? प्रबंधक के स्वत्व के अधीन वे दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये व्यक्ति मर जाए और इसके मरने के बाद इसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं वो 20 महीने की तनख्वाह के लिए नहीं, 20 महीने की तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि फिर से उसी संपदा के स्वामित्व के लिए इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करें तो क्या कहा जाएगा? अब देखिए, पहले स्थिति क्या थी? नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ एक लोग थे, लेकिन कानून कह रहा था कि नहीं, दोनों तरफ एक लोग नहीं है, एक तरफ स्वामी है, एक तरफ प्रबंधक है, ठीक है। और अब स्थिति क्या आई? प्रबंधक मर गया, उसके विधिक प्रतिनिधि आ गए और विधिक प्रतिनिधि फिर स्वामित्व को लेकर विवाद कर रहे हैं संपदा के। अब कानून क्या कहेगा? नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब दोनों ओर समान व्यक्ति नहीं है, एक और स्वामी है, दूसरी ओर इस प्रबंधक के उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। तो नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो दोनों तरफ समान नहीं है, लेकिन कानून की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो दोनों तरफ समान है, क्योंकि इधर जो विधिक प्रतिनिधि दावा कर रहे हैं वे अपने मृतक पूर्वज की जो विधिक हैसियत थी उसी के आधार पर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो कह नहीं रहे, लेकिन ये माना जाएगा कि वे ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने मृतक पूर्वज की संपत्ति के ही तो उत्तराधिकारी होंगे स्वामी के नाते, ठीक है ना। और जब आप स्वामित्व के लिए फिर से मुकदमा करने लगे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका पूर्वज इस संपत्ति का स्वामी था, यही तो कह रहे हैं आप। इसलिए नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब दोनों तरफ एक जैसे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी कानून ये मानेगा कि दोनों तरफ एक जैसे ही लोग हैं, क्योंकि ये उत्तराधिकारी जिस हक के अधीन दावा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इन्हें अपने पूर्वज से प्राप्त हुआ था, ठीक है, प्राप्त हुआ था मीनिंग देयर बाय प्राप्त हो सकता था, इसके अलावा और कोई संभावना ही नहीं थी। और इनके पूर्वज और उसके बीच ऑलरेडी डिसाइडेड है कि स्वामी वो है, ठीक है ना। तो कायदे से ये मामला नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बात डिसाइड हो चुकी। हां, प्रबंधक की हैसियत से आई है तो बात अलग हो गई है, ठीक है ना। तो आप देखें कि नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ एक लोग हों, फिर भी कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा माना जा सकता है कि दोनों तरफ एक लोग नहीं है, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ एक जैसे लोग न हो, फिर भी यह माना जा सकता है कि दोनों तरफ एक जैसे लोग ही हैं, ठीक है। अच्छा, और हम लोगों ने देखा था कि समवर्ती अधिकारिता बहुत से न्यायालयों को हो सकती है। अब ये दोनों मुकदमे उसी न्यायालय में संस्थित हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मुकदमा मीनिंग देयर बाय दूसरा वाला मुकदमा उसी न्यायालय में संस्थित हो सकता है जिसमें पहले वाला संस्थित हुआ, यानी शाहजहांपुर में ही संस्थित होगा। और यह भी हो सकता है कि पहले वाला मुकदमा जिस न्यायालय में संस्थित हुआ दूसरा उसमें संस्थित न हो, किसी अन्य न्यायालय में संस्थित हो, ठीक है। लेकिन जिस न्यायालय में संस्थित होगा वो भी समवर्ती अधिकारिता का न्यायालय है, ठीक है ना, वो भी कॉन्करेंट जुरिडिक्शन का कोर्ट है, ठीक है। तो चूंकि कॉन्करेंट जुरिडिक्शन का है इसलिए उसकी डिग्री भी वही प्रभाव रखेगी जैसी इस न्यायालय की डिग्री रखेगी, यानी पहले वाली जो डिग्री है वो जो प्रभाव रख रही है दूसरी वाली डिग्री भी वही प्रभाव रखेगी,
ठीक है। अब अगर दूसरा मुकदमा आया है और इसी प्रॉपर्टी के संबंध में समान पक्षकारों के बीच आया है, ठीक है ना, और वे समान पक्षकार समान हक के अधीन भी मुकदमेबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली दोनों को यह मालूम है कि इस संपत्ति के संबंध में इस हक के लिए पहले से एक डिग्री मौजूद है, ठीक है। या तो बात डिफर हो जाए, इस संपत्ति के संबंध में मुकदमा ना हो, इस संपत्ति के संबंध में हो, तो समान पक्षकारों में ना हो, ठीक है। समान पक्षकारों में भी हो, प्राकृतिक पक्षकार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समान हक के अधीन ना हो, तब बात अलग है, ठीक है ना, तब बात अलग है। लेकिन अगर सारी बातें हैं कि समान हक के अधीन है, समान पक्षकारों के बीच है, समान संपत्ति के संबंध में है, ठीक है ना, और समान विवाद की विषय वस्तु है, जो विवाद की विषय वस्तु है वो भी डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली एक है, ठीक है। इंसिलरी एक नहीं है, आनुषंगिक रूप से एक नहीं है, डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली एक है, ठीक है। तो यह असंभव है कि इन पक्षकारों में से किसी को भी पूर्व की डिग्री पता ना हो, यह असंभव है, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा और संशोधन कर ले, मानो पहले वाला पक्षकार और दूसरे वाला पक्षकार दोनों मर गए, उनके विधिक प्रतिनिधि आ गए, ठीक है। तो दोनों तरफ प्राकृतिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से दोनों तरफ समान पक्षकार हैं, यदि वे समान हक के अधीन मुकदमेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, समान उसके। तो यह हो सकता है कि पहले वाला मुकदमा शाहजहांपुर में आया हो और दूसरा हरदोई में आया हो, यह भी हो सकता है कि पहला भी शाहजहांपुर में आया हो, दूसरा भी यहीं आया, ठीक है। लेकिन जो भी स्थिति है, यह भी हो सकता है तीसरा भी आ गया हो, चौथा भी आ गया हो, पांचवा भी आ गया हो, तो जो बात पहले के संबंध में सही है वही दूसरे, वही तीसरे, वही चौथे, वही पांचवें, सबके संबंध में वही बात सही है, ठीक है। तो कायदा यह कहता है ये दूसरा मुकदमा चलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आखिर कितने बार एक ही बात डिसाइड कराओगे। आम जनजीवन में भी हम लोग यही कहते हैं कि तुम्हें एक बार बता तो दिया, बार बार क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। एक बार में बात समझ में नहीं आती है भाई, सामान्य जीवन में भी तो यही कहते हैं हम, और हमने बार बार कहा जो सामान्य जीवन का नियम है वही कानून का नियम है, क्योंकि कानून देवताओं को लागू होने के लिए नहीं है, वो मानवों को ही लागू होने के लिए है, ठीक है। तो मानवीय व्यवहार के जो नियम हैं उन्हीं को प्यूरिफाइड फॉर्म में विभिन्न जो कानून हैं, उनके जो उपबंध हैं, उनमें अधिनियमित किया गया है। तो कायदा यह कहता है कि ये दोनों मुकदमे चलने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोनों चले, ठीक है, अब दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति यह हो सकती है कि पहले वाला मुकदमा डिसाइड हो चुका है और दूसरा फाइल किया गया है, एक स्थिति। और दूसरी स्थिति हो सकती है पहला दायर है, ठीक है, चल रहा है, और इसी बीच दूसरा भी दायर कर दिया गया, और वो भी जब दायर हो जाएगा तभी तो चलेगा, ठीक है, चलने के लिए प्रस्तावित है, ठीक है ना। ये दूसरा भी चलना शुरू कर दिया, यही स्थितियां हो सकती हैं, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं हो सकती। तो धारा 11 या रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल उस दशा से संबंधित है जबकि पहला जो दायर किया गया था वो डिसाइड हो गया, ठीक है ना, पहला डिसाइड हो गया है और दूसरा अभी चल रहा है, ठीक है।
यहां पर एक बात बस और ध्यान कर लेंगे कि यहां जो पहला और दूसरा शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्रम के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज खूब समझ लें, सारी बातें भूल जाए क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है और समझ लेनी जरूरी है, और अगर ये नहीं समझी तो मिसकॉन्सेप्शन शुरू हो जाएगा। एक चीज खूब समझ लें कि हमने कई बार कहा कि शब्द का एक अर्थ नहीं हो सकता, शब्द का अर्थ हमेशा संदर्भ में लेते हैं। ठीक है ना, और चूंकि हमारी इंद्रियों की जो क्षमता है वो सीमित है, हम सीमित जान सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी रेडियो स्टेशन से, किसी टीवी स्टेशन से जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, ठीक है, वो ब्रॉडकास्टिंग हर जगह मौजूद है। अगर आपके पास टीवी है रिसीव होने लगेगा, टीवी नहीं है रिसीव नहीं होगा। यानी टीवी ने क्या किया, आपकी इंद्रियों की क्षमता को बढ़ा दिया। ठीक है, टीवी एक बीच में इंस्ट्रूमेंट आ गया, वो वेव्स जो निकल रही थी आपको दिख नहीं रही थी, उनसे कोई पिक्चर नहीं बन रही थी, उसने पिक्चर बना दी और आपको दिखने लगी। वेव्स उत्पन्न नहीं कर दी है टीवी ने, ठीक है ना, वेव्स थी, आपकी इंद्रियों की क्षमता को उसने बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप वही जान सकते हैं जो आपकी इंद्रियों की सीमा के भीतर है। लेकिन यह कहना गलत है कि जो कुछ आपकी इंद्रियों की सीमा में है बस वही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है वो इसी प्रकार की बेवकूफी की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें दिखाओ, अरे वाह भाई वाह, टीवी हटा दो फिर तुम्हें टीवी दिख रही है, तो टीवी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, जो तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा। तुम क्या सुन रहे हो, श्रव्य, न तो अपश्रव्य न पराश्रव्य। तो अपश्रव्य और पराश्रव्य कुछ नहीं होता। हाथी तो सुनते हैं, कैसे सुन लेते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों की सीमा के भीतर है सिर्फ वही है। ये कहना तो मूर्खता है। ठीक है, लेकिन आपको कैसे समझाया जाए? तो इन रेफरेंस हम समझाते हैं, संदर्भों में समझाते हैं। जैसे वही हमने पहले भी कहा, शब्द है असीम, तो असीम का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो। अब आपकी ज्ञानेंद्रियों ने ऐसी चीज देखी नहीं है, तो असीम को हम सीमा के संदर्भों में समझा रहे हैं। ठीक है, सीमा असीम का, ठीक है ना, सीम से पहले आ लगा दिया, सीमा के संदर्भ में हम असीम को समझा रहे हैं। और सीमा के संदर्भ में असीम को समझाने का परिणाम क्या हो रहा है कि आपके मन में गलत कॉन्सेप्शन आ रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा कि गलत कॉन्सेप्शन है। गलत कॉन्सेप्शन यह है कि जरा ध्यान कीजिएगा, जब भी आप असीम कहते हैं तो आपके मन में किसी ऐसी विषय वस्तु की कल्पना आती है जो बहुत बड़ी है, लेकिन जो बहुत भी बड़ी है उसकी भी कोई ना कोई सीमा है। और जबकि असीम का अर्थ है जिसकी सीमा ही नहीं है। तो असीम आपकी कल्पना के बाहर है। अब असीम आपको समझाना है तो फिर जो सबसे कम गलत है, जो सबसे कम गलत है, उस शब्द का हमने चुनाव कर लिया और कहा असीम। ठीक है ना, हमने फिर सबसे कम गलत चुना। ठीक है, असीम सही शब्द नहीं है, वो उस भाव को व्यक्त नहीं कर सकता जिस भाव के लिए वो प्रयुक्त है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम चीजों को संदर्भों में समझते हैं और संदर्भों में शब्दों के अर्थ बदलते हैं, क्योंकि शब्द सिर्फ संदर्भ में बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग होता है, जरूरी नहीं है कि वो शब्द सही हो। तो यहां जो पहला और दूसरा सूट कहा हमने, वो क्रम के दृष्टिकोण से नहीं कहा। अभी धारा 11 जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो पहला स्पष्टीकरण आएगा वो यही होगा।
कहा उसने कि पहला सूट जब डिसाइड हो जाएगा तो दूसरे सूट, क्योंकि पहला डिसाइड हो गया ना, और वही वाद कारण है, वही संपत्ति है, वही पार्टीज हैं, सब कुछ वही है, तो कायदा ये कहता दूसरा नहीं चलना चाहिए। तो दूसरा आप टाइम के लिहाज से तय नहीं करेंगे कि ये वाला पहले संचित हुआ तो ये अगर डिसाइड होगा तो रेस जुडिकेटा, नहीं, जो पहले निर्णित हो जाएगा हम उसी को पहला मान लेंगे। पहला इंस्टीट्यूट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिसाइड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाएगा। यानी दो सूट या एक से अधिक सूट समवर्ती अधिकारिता के न्यायालयों में आ गए, उनके आने के समय अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो भी पहले डिसाइड हो जाएगा, भाग्यवश जो सबसे पहले डिसाइड हुआ था, वो सबसे पहले संस्थित हुआ था, इंस्टीट्यूट हुआ था, वही सबसे पहले डिसाइड भी हो गया, भाग्यवश। तब तो कोई कठिनाई नहीं, पहले संस्थित हुआ था, पहले डिसाइड हो गया। तो वो चूंकि कॉन्करेंट जुडिक्शन के कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, ठीक है ना, और बाकी सब चीजें समान हैं, तो अन्य मुकदमे डिसाइड नहीं होने चाहिए, इसी को मानिए सही। भाई एक ही बार तो आप डिसाइड कराएंगे, डिसाइड हो गया, अब आपको अपील करनी है, रिवीजन करना, जो करना है करिए, करेंगे तो उन्हीं कोर्ट्स में बातें तो वही उठेंगी, कर दीजिए, जो भी फाइनली आ जाएगा वो सभी में माना जाएगा, अन्य सूट नहीं चलने चाहिए। अब यह भी हो सकता है कि संस्थित जो पहले हुआ, जो सबसे पहले संस्थित हुआ, वो सबसे पहले डिसाइड नहीं हुआ, जो सबसे अंत में संस्थित हुआ था वही सबसे पहले डिसाइड हो गया, क्योंकि उस कोर्ट के पास कोई काम ही नहीं था, ठीक है, वो रोज लगाते थे, रोज सुनते थे, उन्होंने अपने डिसाइड करके रख दिया, क्योंकि वो न्यायालय मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा इतने से जो स्टेट है वहां स्थित हुआ, संस्थित हुआ, ठीक है। अब वहां काम ही नहीं है ज्यादा, वो डिसाइड हो गया सबसे पहले, तो अब वही पहला सूट है ये मान लिया जाएगा, ठीक है ना। यहां डिसीजन के क्रम से पहला निर्धारित करेंगे, संस्थित होने के क्रम से नहीं, ठीक है ना। तो दो सूट हैं, एक डिसाइड हो चुका है और दूसरा संस्थित हुआ है। इस स्थिति से कानून का जो नियम संव्यवहार करेगा उसे हम प्रांग न्याय का सिद्धांत कहते हैं, और वो धारा 11 में है। एक सूट संस्थित हुआ, चल रहा है, और दूसरा भी संस्थित हो गया, ठीक है, दूसरा भी संस्थित हो गया, अभी चलना शुरू नहीं हुआ, ये चल रहा है। दो में से एक ही स्थिति हो सकती है, क्योंकि एक संस्थित है ऑलरेडी और दूसरा भी संस्थित हो गया, लेकिन दोनों अभी चलने की पोजीशन में, तो दूसरा नहीं चलना चाहिए, पहला ही चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिसने पहले दायर किया उसका सूट चलना चाहिए, जो बाद में आया उसका नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति से जो संव्यवहार करेगी वो धारा 10 है, क्योंकि अभी दोनों सूट लंबिता अवस्था में है, विचाराधीन है, इसीलिए इसे धारा 10 को विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कहते हैं, इसीलिए इसको विचाराधीन न्याय कहते हैं, रेस सब जुडिस, ठीक है, रेस माने मुकदमा, सब जुडिस माने विचाराधीन है, इसीलिए विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कहलाता है। और इस विचाराधीन न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि दूसरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मीनिंग देर भाई खारिज नहीं कर दिया जाएगा, स्थगित किया जाएगा, दूसरा स्टे हो जाएगा, स्थगित रहेगा, स्थगित रहेगा माने जीवित रहेगा, निरस्त नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला ऐसा हो सकता है, हमने फाइल किया, देखिए मामले में पक्षकार समान है, ये कहा पक्षकार समान है, और मामले के पक्षकार कौन होते हैं? वादी और प्रतिवादी,
ठीक है, एक मामले में एक व्यक्ति वादी के तौर पर संयोजित हो सकता है या प्रतिवादी के तौर पर संयोजित हो सकता है, लेकिन दोनों ही दशाओं में वादी और प्रतिवादी दोनों को हम मामले का पक्षकार ही कहेंगे। ठीक है ना, यह नहीं कि वादी यही मामले का पक्षकार माना जाए, प्रतिवादी भी मामले का पक्षकार माना जाएगा। और धारा 10 और 11 समान पक्षकारों की बात करेंगे, समान पक्षकारों की। वादी और प्रतिवादी इस शब्द का प्रयोग नहीं है, पक्षकार इस शब्द का प्रयोग होगा। नहीं तो क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तुमने पहला सूट यहां फाइल किया, ठीक है ना, और हमने दूसरा सूट वहां फाइल किया, क्योंकि पहला सूट या एक मामले में एक से अधिक प्रतिवादी हो सकते हैं, एक मामले में एक से अधिक प्रतिवादी ये हो सकते हैं। हम 5 लोग मिलकर तुम्हारे मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारे मकान के संबंध में सूट यहां भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है, 20 जगह आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा मकान एक संपदा का भाग है। ठीक है ना, हम 5 लोग कर रहे हैं कोशिश, आपने और हम ये मिल गए 2 लोग, आपने शाहजहांपुर मुकदमा कर दिया, ठीक, और हमने क्या किया, बरेली में मुकदमा कर दिया। अगर नियम यह हो कि बरेली वाला मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, हमने वहां मुकदमा फाइल किया, हमारा मुकदमा खारिज हो गया, ठीक है, हमारा मुकदमा खारिज हो गया, और यहां, ठीक है, आपने कुछ गड़बड़ करके कोई डिग्री हासिल कर ली, ठीक है ना, कोई गड़बड़ करके डिग्री हासिल हो गई आपके पक्ष में, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप सोल मालिक इस मकान के हो जाएंगे, कारण प्रांग न्याय दूसरा मुकदमा लाने नहीं देगा इसी सूट के संबंध में। मेरा सूट खारिज हो चुका है, ठीक है, तो आप गड़बड़ से इस संपत्ति के मालिक हो गए। ये स्थितियां ना है, बहुत रिफाइंड उदाहरण इस समय नहीं मिला, कारण यह है कि हम भी अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन आएगा ध्यान में तो बहुत रिफाइंड भी बता देंगे। इसके पीछे भी पॉलिसी यही है कि आप अनड्यू लाभ न ले पाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि दूसरा मुकदमा स्थगित हो जाएगा, स्थगित रहेगा। यह पहला मुकदमा किसी टेक्निकल पॉइंट पर खारिज हो गया, ठीक है, टाइम बार्ड था, कोर्ट फीस कम थी, ठीक है, कोई तकनीकी मुद्दा उस पर खारिज हो गया, तो दूसरा तो चल सके, प्रांग न्याय तो ना लागू हो, ठीक है, तो दूसरा तो चल सके, दूसरा तो तभी चलेगा जब स्थगित हो। अगर खारिज ही कर दिया तब कैसे होगा, ठीक है ना, और दूसरा स्थगित और ये वाला बिल्कुल ठीक से चला, बिल्कुल ठीक से चला और डिसाइड हो गया, तो ये वाला उसमें प्रांग न्याय के तौर पर लागू ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसे डिसाइड करने की कोई जरूरत बची ही नहीं, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन उसका स्थगित रहना यही उपयुक्त होगा, उसका निरस्त होना या उसको खारिज कर दिया जाना यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। इसीलिए धारा 10 स्थगन की बात करेगी। धारा 10 या विचाराधीन न्याय का सिद्धांत मुकदमे के निरस्त किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं करेगा, क्योंकि दोनों मुकदमे अभी लंबितावस्था में हैं, अभी डिसाइड नहीं हुए, डिसीजन पता नहीं क्या होंगे, और बहुत सारे डिसीजन के बहुत सारे आधार होते हैं। डिसीजन खाली गुणदोष पे ही नहीं होता, गुणदोष पे होना चाहिए, लेकिन तकनीकी आधारों पर भी हो सकते हैं डिसीजन। कोर्ट फीस नहीं दी, ठीक है, टाइम बार्ड था, और टाइम बार्ड नहीं था, आपने डिसाइड कर दिया टाइम बार्ड था, ठीक है, नहीं था टाइम बार्ड, ठीक है, लेकिन आपने डिसाइड तो कर दिया। तो सवाल यह है
कि इससे कहीं पक्षकारों को नुकसान ना हो जाए। ठीक है, इसलिए यह कहा कि दूसरा मुकदमा स्थगित रहेगा। लेकिन कब स्थगित होगा, कब स्थगित होगा? धारा 10 में शर्तें बताई हैं। शर्तें कौन सी हैं? कि दोनों मुकदमों में समान पक्षकार होने चाहिए, दोनों मुकदमे समवर्ती अधिकारिता के न्यायालयों में स्थापित होने चाहिए, संस्थित होने चाहिए। और समवर्ती अधिकारिता के न्यायालयों में संस्थित हुए हैं, इसका जो टेस्ट है वो क्या होगा कि उन दोनों, जो वो दो मुकदमे संस्थित हुए हैं, उनमें से पहले वाले में अगर डिग्री आए तो क्या वो दूसरे वाले में प्रांग न्याय के रूप में काम करेगी? अगर इसका जवाब हां है, ठीक है ना, तो दोनों समवर्ती अधिकारिता के न्यायालयों में स्थित हुए हैं। ठीक है ना, पहले मुकदमे में अगर डिग्री कर दी जाए तो क्या दूसरे में वो प्रांग न्याय के तौर पर काम करने लगेगी? अगर उत्तर हां है तो दोनों मुकदमे समवर्ती अधिकारिता के न्यायालयों में संस्थित हुए हैं। दोनों मुकदमे समवर्ती अधिकारिता के न्यायालयों में संस्थित होने चाहिए। अर्थात पहला वाला मुकदमा जिस न्यायालय में संस्थित है, दूसरे वाले मुकदमे में जो अनुतोष दावा किया गया है, ठीक है ना, उस अनुतोष को देने की अधिकारिता इस न्यायालय में भी हो। ठीक है, तब यह कहा जाएगा दोनों समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय हैं। समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय हो, समान पक्षकार हो, समान हक के अधीन मुकदमा कर रहे हो, समान विषय वस्तु हो। अगर ये सब चीजें हैं तो जो दूसरा मुकदमा संस्थित हुआ है उस मुकदमे को स्थगित कर दिया जाएगा, उसकी सुनवाई स्थगित हो जाएगी, दूसरे मुकदमे को निरस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, भले ही ये जो दूसरा मुकदमा है इसे पहले वाले मुकदमे जहां चल रहे हैं, पहले वाला मुकदमा जहां चल रहा है उसी न्यायालय में संस्थित किया गया है, या भारतवर्ष के किसी अन्य न्यायालय में संस्थित किया गया, या उच्चतम न्यायालय में संस्थित किया गया, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। बस केवल इतना देखा जाएगा कि दूसरे मुकदमे में जो दावा किया गया अनुतोष है, क्या पहले वाला न्यायालय दे सकता है? बस इतना। हां, विदेश के न्यायालय में कोई मुकदमा संस्थित है और भारत में आप उसी विषय वस्तु के संबंध में समान पक्षकार आदि के द्वारा कोई मुकदमा संस्थित किया जाता है, तो भारत का मुकदमा स्थगित हो जाए, ये नहीं होगा। ठीक है ना, विदेशी न्यायालय की बात नहीं हुई है। ये एक आउटलुक था 211 का, जो जानना जरूरी था। अदरवाइज ये धाराएं समझ में नहीं आएंगी। विस्तार से कल बात करेंगे, देखेंगे।